दो तरफ ढकेलना है, या तो ये दुनिया को ढकेलना है विश्व युद्ध की तरफ, या ये अपने यहां को जितना अनरेस्ट करवा ले रहे हैं कि जैसे डिवाइडेड ओपिनियन हो गया दुनिया के कई देशों में, भारत में भी हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि दो, आपके घर में दो ओपिनियन इतने डिवाइडेड हैं कि आप आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। तो उसको गृह युद्ध बोलिए, उस तरह की कुछ हो रहा है। अमेरिका में जो भी ये अभी ट्रम्प जी कर रहे हैं, इसका पूरे विश्व पे इसका असर पड़ रहा है। और जेलेंस्की का जो वो हुआ, उसके बाद जेलेंस्की जब यूरोप आए, यूरोप वाले उनके पीछे बिल्कुल अलाइन किए हैं। अब जर्मन का जो चांसलर इन वेटिंग है, वो भी कह रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी ही, हम लोग भी दिखा देंगे, ऐसा थोड़ी छोड़ना है। इन सब पे सतीश झा साहब, पुतिन साहब से इतना ज्यादा यारी क्या हो गई इनकी ट्रम्प जी की? व्हाट इज द ग्लू? वो फेविकॉल का वो कौन सा जोड़ है कि जो इनकी इतना फेविकॉल जैसी दोस्ती एकदम से हो गई है? सतीश झा साहब देखिए, हम कहते रहे आपसे कि ट्रम्प जो है वो उसकी सीरत बादशाहत की है। वो राजा नहीं है, वो महाराजा है। जितना राजा है उसके अंदर है, उसका पूरा व्यवहार ऐसा रहा है। लेकिन पहली बात आपको बताऊं, अमेरिका का क्या विशेष एक नजरिया रहा है देखने का। अगर आप जाएं, जब बात थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की, जब इंग्लैंड के महाराजा गए थे वहां पे मांगने के लिए उनसे सपोर्ट उस जमाने में, तो उसने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उनको क्या खिलाया था? हैमबर्गर। वो उसका कहने का तरीका था, वो डिप्लोमेसी थी। उनको खाना नहीं दिया, हैमबर्गर खिलाया खाली। तो ये जो है एक डिप्लोमेटिक तरीका एक जमाने में हुआ करता था। लेकिन ट्रम्प डिप्लोमेसी समझते नहीं ज्यादा। ट्रम्प को यह है कि मैं बादशाह हूं और तुम सब छोटे। अभी एक और वाकया हुआ, जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे स्टामर जब कुछ जवाब दे रहे हैं तो ट्रम्प ने उनको कहा दैट्स एनफ, बीच में काट दिया उनकी बात को। वो ऐसा जैसे कि वो हेडमास्टर है, बाकी स्कूल के बच्चे हैं। उनका व्यवहार सबके साथ ऐसा है। इस तरह से देखिए आप, तो रेंज भाई ने ज्यादा कुछ ना कह के अपना बेइज्जती से बचा लिया। उन्होंने जिस तरह इंसल्ट किया है, आज इंग्लैंड में तमाम लेख छपे हैं कि किस तरह ट्रम्प ने स्टामर की ह्यूमिलिएट किया और क्या ऐसा होना चाहिए था। अब कुछ लोग कहते हैं स्टामर के सपोर्टर तो कहेंगे वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया उसको, स्टामर को, वो अपने आप में अजूबा है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था और उनके पास कोई चारा नहीं था कि कहने के अलावा कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उनका ये कहना था कि मैं कुछ भी कहूँ आप मुस्कुराते रहिए। तो मुस्कुराते नहीं, उनकी मुश्किल आती है। जेलेंस्की की मुश्किल ये थी कि वो अपने स्टाइल में वहां गए थे कि जैसे कि मैं ही दुनिया में आज डेमोक्रेसी का रखवाला हूं और आप सबको जानना चाहिए कि रूस जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, आपके पास कोई चारा नहीं मेरे पास रहने के सिवा। और वो इस तरह से चल रहे हैं कि मैं सही हूं, दुनिया गलत है। वो अपनी कमीज दे के पहुंच गए। अब वहां की जो व्हाइट हाउस की भी कुछ अपनी एक परिपाटी है, उसमें यह तय होता है कि आप कैसे कपड़े पहन के जाएंगे। यार पूरा एक अटायर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है प्रेजेंटेशन का। तो ठीक है, अगर हम ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे जैसे गांधी जी गए थे इंग्लैंड के तो उस जमाने के महाराजा के पास, तो सवाल पैदा होगा कि भाई आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो। हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। अगर हम हमारा व्यवहार सामान्य से अलग है तो लोग उस पर करेंगे, उस पर कोई ऐतराज बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से जेडी वैंस ने उसके बारे में बोला और जिस तरह से आप झगड़ा करने लगे जेलेंस्की और ट्रम्प, और जिस तरह जेलेंस्की ने जवाब दिया, उसमें दो खेमे बढ़ चुके हैं। एक खेमा कहता है जेलेंस्की सही है, दूसरा कहता है ट्रम्प सही है। वो ट्रम्प क्यों सही है कि वो अमेरिका ने इतना पैसा दिया है, दूसरा कहता है कि भाई खून पैसे से बड़ा है। तो जेलेंस्की जो कर रहा है, यूक्रेन की रक्षा करना हमारी दुनिया का धर्म है और कर्तव्य है। एक तो खेमा वो हो गया। दूसरा ये हो, अमेरिका जो है अगर पैसे नहीं देता, युद्ध के लिए सामान नहीं देता, असला नहीं देता, कुछ नहीं हो सकता था। तीसरा ये है कि अमेरिका कहता है लड़ो भी और फिर हाथ खींचता रहता है। एक तीसरा खेमा है, जैसे कि बाइडेन ने कहा लड़ो, कुछ हथियार नहीं दिए, यानी कि वो चाहते हैं लड़ाई चलती रहे और इसमें मरेंगे तो या तो रशियन या यूक्रेन के लोग या कुछ एक लोग कोरियन के आ जाएंगे जो बाहर उनकी मदद करने के आए, कोई ना कोई तो मरेगा। लेकिन खून उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बड़ी लड़ाई में, जो बेसिकली एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की लड़ाई है आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो आप पूछ रहे हैं कि पुतिन के बारे में ऐसा क्यों है। पुतिन से रिश्ता ट्रम्प का इतना घनिष्ठ सा है, उसकी एक वजह क्या है कि ट्रम्प 4 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनको बैंकरप्सी से बाहर निकालने में रूस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जो एक कहानी है जो कि चर्चा सुनता रहता हूं मैं, करीब $6 बिलियन उनको रूस से मिले हैं पिछले पुतिन के जमाने में।
6 बिलियन के आसपास, जो उन्होंने एक अपना इनकम टैक्स दिखाया था किसी साल का, उसमें $1 बिलियन का लॉस दिखाया है। 1 बिलियन, 1,000 मिलियन का लॉस, करीब 960-70 के आसपास उतना लॉस दिखाया था। उतना लॉस आप दिखा दोगे तो अगले कई साल तक आपको टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए दिखाया गया। उन सब में रूस का हाथ बताया जाता है। तो उनका जो रिश्ता है बहुत घनिष्ठ है, बहुत व्यापारिक व्यावसायिक रिश्ता रहा है। उनके जो अपार्टमेंट्स फ्लोरिडा के हैं वो उन्होंने रशियंस ने उनको बेचे बहुत सस्ते, या उन्होंने रशियंस बेचे बड़े महंगे, दोनों तरफ पैसा कमाते हैं। तो यानी हर जगह पैसा कमाने के बाद भी ट्रंप हमेशा बैंकरप्ट रहते हैं। उनकी आज की जो आमदनी असली है, उन्होंने नाम बना दिया ट्रंप का। ट्रंप टावर में उनकी कोई उनकी ओनरशिप नहीं है। ट्रंप टावर में सिर्फ उनको मिलता है पैसा, 1-2% या 5% जो मिलता है वो इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आमदनी साल की होती है उसमें कुछ परसेंट, जैसे कि हयात होटल है या तमाम अमेरिकन होटल हैं, तो मैनेज करते हैं वो, और उस आमदनी में जो भी आमदनी होती है उसका 5-6% देते हैं। उसी तरह ट्रंप भी बन गए। तो वो अपना नाम का लेते हैं, हयात मैनेजमेंट का लेता है, मैरिट मैनेजमेंट का लेता है, लेकिन ट्रंप अपने नाम का लेते हैं। उनकी आमदनी वो तो ठीक है, लेकिन जो रिश्ता बना हुआ है पुतिन के साथ वो बहुत गहरा है, वो बहुत व्यावसायिक रिश्ता है। उसको लेकर के उन्होंने ट्रंप पे बेट किया पुतिन ने। अब ये सोचिए, फाइनेंशियली बेट किया और अब जो है स्ट्रेटेजिकली बेट किया। वो इससे अच्छा उनको मौका मिल नहीं सकता था, तो उससे इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप आ जाए। और ये भी देखिए, अब जो झगड़ा हुआ है, जब ट्रंप नहीं था तब झगड़ा शुरू हुआ। जब तक ट्रंप था उसका इस्तेमाल कर रहा था। आपको जो 4 साल जो ट्रंप के थे, क्या हुआ? सिर्फ यूक्रेन की बात होती थी। रूडी जूलियानी वहां गए कि पता करने के लिए कि कैसे बाइडेन को फंसाया जाए। उनको मालूम था बाइडेन आएगा, हंटर बाइडेन आएगा, ये हंटर बाइडेन का जिक्र करते रहे। यूक्रेन अपने आप में एक तरह से देखिए तो बहुत बड़ा एक ज्योग्राफी रही है, एक मसला रहा है अमेरिका की पॉलिटिक्स में। तो डेमोक्रेट्स का रिश्ता उनसे करीबी था। जैसे अगर आप जेफरी सैक्स की बात देखिए, तो जिस तरह से अमेरिका ने उसकी जो पूरी राजनीति के ऊपर हावी रहा है, वो तय करता है कौन राष्ट्रपति होगा, कौन नहीं रहेगा। अगर आप उसके साथ नहीं तो आपको हटना पड़ता है। तो अमेरिका काफी उस पर हावी है। छोटा सा देश यूक्रेन है। शुरू में देखिए तो जब उनसे न्यूक्लियर डील ली गई थी, न्यूक्लियर उनको कहा गया था अपने हटा दीजिए, तब उसको सुरक्षा गारंटी दी गई थी। यूक्रेन को अमेरिका ने और नाटो ने सुरक्षा गारंटी दी थी कि अगर कोई अटैक होता है हम आपको मदद करेंगे। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है एक तरफ से। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की बात आती है, तब भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब ट्रंप की बात आती है तो डिप्लोमेसी अपने आप में व्यवसाय बन गई है। वो तो कह रहा है बहुत सीधा है, भाई तुम हमने तो बहुत पैसे दिया, हमको तुम अपनी खदान दे दो, रेयर मटीरियल वो दे दो, ये दो तो वो दे दो, जमीन दे दो। ये वो कह रहा है। नहीं करोगे तो पैसे बंद कर देगा, वही करेगा वो। तो वो व्यावसायिक है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है। उस हिसाब से हर चीज को देखता है कि मुझे कितने पैसे में कितना फायदा होगा। तो ट्रंप के जो उसका व्यवहार है वो तो आज से नहीं, मैं बताया था, जो उसका एक क्लासमेट मेरे लिए काम करते थे हमारी एक न्यूट्रिशन कंपनी में, उनको अपने डायरेक्टर रखा था। तो उनके साथ पढ़ते थे, 5-6 साल के थे। उन्होंने मुझे बताया कि इसने अपनी टीचर को क्लास जब ये 5-6 साल का था थप्पड़ लगा दिया था। इनको 3 बार रस्टिकेट किया गया अपने स्कूलों से। तब उनके पिताजी को मिलिट्री स्कूल भेज दिया। वहां से फिर सीधे हो गया, लेकिन जितने सीधे हो सकते हम देख रहे हैं। तो ट्रंप का अपना एक व्यक्तित्व है। उसके परिवार के लोग कहते हैं, उसकी मैरी ट्रंप जो है, उसकी कजिन है कि बहन है जो भी है, वो भी उसके खिलाफ लिखती रहती है। लेकिन ट्रंप का ऐसा व्यक्तित्व है कि अमेरिका में 30% उसका जो बेस लाइन है वो है। लेकिन आज डेमोक्रेट जो हमारे दोस्त हैं वो भी ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। ये सोचने की बात है, ऐसा क्यों है? इसकी जो पॉलिसीज हैं उससे उनको फायदा हो रहा है। अंत में मान लेते हैं कि जिसकी पॉलिसी से फायदा होगा वो हमारा लीडर है, फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। ये अमेरिका की स्थिति है। बाइडेन के बारे में कहते थे अच्छा आदमी है शुरू, लेकिन उसकी पॉलिसीज से उनको कोई इमीडिएट फायदा नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ इतना हो गया। इसकी जो लोएस्ट रेटिंग है शायद इतिहास में सबसे कम हो गई थी, जबकि एवरेज रेटिंग उसकी ट्रंप से ज्यादा अच्छी है, लेकिन लोएस्ट जो थी वो ट्रंप से सबसे कम हो गई थी। जितने प्रेसिडेंट 46-47 जो रहे सबसे कम हो गई थी। तो मेरा ये कहना है कि ट्रंप को समझने के लिए उसका व्यक्तित्व देखना पड़ेगा। अभी वो बिल्कुल लक्ष्मण राजा है, बादशाह दुनिया का है। और उस तरह से जो भी आदमी होगा, वो चाहे कनाडा वाला हो, चाहे चीन वाला हो, चीन वाला तो जाएगा नहीं वहां पे अपनी बेइज्जती कराने। उसके अलावा जो भी जाएगा, अभी उसने पुतिन की बेइज्जती करना शुरू कर दिया है। पुतिन को कहा कि नहीं करोगे तो मैं
तुम्हारा ख्याल कर लूंगा, तुम देखना क्या होता तुम्हारा। वहां तक बात उधर ही पहुंच गई है। तो ये हर तरफ से बताना चाहता है अब मैं बादशाह हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए अमेरिका का आज पर्सपेक्टिव है। और जेलेंस्की को समझना चाहिए था, नेटो इसका कुछ नहीं कर सकता बिना ट्रंप के, लेकिन यूरोप सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। यूरोप का अपनी कोई सीमा तो है नहीं, सीमा तो है नहीं, सब नाटो करता है। यूरोप में मिलिट्री है नहीं, ना फॉरेन पॉलिसी है। आज बात क्या हो रही है, यूरोप शुड हैव ए फॉरेन पॉलिसी, यूरोप शुड हैव इट्स मिलिट्री, ऐसी बातें हो रही हैं। वो तो एक दिन में होती नहीं है। तो इस आज की स्थिति में अमेरिका ही निर्णायक इन चीजों का है। इसमें जेलेंस्की अगर अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो कोई उनका साथ दे नहीं पाएगा, एक्सेप्ट कि मॉरल आवाजें आएंगी साथ देने की, लेकिन इसके पास ताकत तो नहीं है और पैसे से कुछ कर नहीं सकते आप। इसके लिए आपको सेना चाहिए, इसके लिए आपको वेपनरी चाहिए, हथियार चाहिए, असला चाहिए, वो तो कोई और दे नहीं सकता आपको। तो ये स्थिति ऐसी है कि दुनिया को अगर अभी चलना है ठीक से